तो हम लोग शुरू के 2 पार्टों में नीट 2020 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके थे और उसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। इसमें आपको बाकी अगर आप फर्स्ट देख रहे होंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिंक दिए रहेंगे। आप उससे क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स उसकी भी वीडियो जो है अपलोड कर दी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज द ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्रोफियन फॉलिकल्स। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही हमारी बॉडी में अब इसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दो तरह के हमारे पास हार्मोन जनरली जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जैसे जैसे लेवल घटती जाती है, LH की लेवल बढ़ेगी और FSH की लेवल घटेगी। LH की वैल्यू घटती है और FSH की वैल्यू LH की वैल्यू बढ़ती है और FSH की वैल्यू घटती है। तो ओवुलेशन जो होता है क्या करता है, आसानी से ओवम का सिक्रीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 54 का कौन सा हो गया, चौथा। करेक्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हमेशा क्या की जाती है, पेस्टिसाइड्स में यूज की जाती है। ठीक है। तो बीटी कॉटन जो होता है वो पेस्टिसाइड्स में यूज की जाती है, जो क्या करता है, बैसिलस टॉर्जिनेलिस, पीछे के क्वेश्चन है, बैसिलस टॉर्जिनेलिस में यूज की जाती है, पहले का चौथा। अब इस पर देखो सिर्फ एक ही ऐसा है जो पहले का चौथा यूज किया जाता है, तो इसमें क्या मिल गया, आसानी से हम लोग कर लेंगे। आपको ही पता है कि पीसीआर जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो पीसीआर जो होता है क्या कहती है, HIV इन्फेक्शन में आजकल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम लोग कई सारे जगह पर क्या करते हैं, हम लोग RT-PCR RT-PR जो हम लोग RT-PCR कराते हैं, तो PCR जो होता है वो HIV इन्फेक्शन में भी इसका यूज की जाती है। ठीक है। तो 55 का हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। कह रहा है कि यहाँ पर मोटल आगे दिया गया कि मोडर्नल protocol has been seen in the 1877 for the control of 1987 में कौन सी रूल आई थी हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को याद रखिए कि 1987 में सबसे पहले पॉपुलेशन पॉल्यूशन को लेकर काफी ज्यादा इसमें बात आया था। ठीक है। 1986 में जो था वो पॉपुलेशन को लेकर आया था और 1987 जो था वो पॉल्यूशन को लेकर आया था और पॉल्यूशन में ओजोन लेयर डुप्लीकेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है। इसमें देखो कोई ओजोन लेयर के बारे में अगर लिखा होगा तो वही उसका ऑप्शन, इमिशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। तो इसका 57 का ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द अबाउट द वायरवाइड। वाइब्रोवाइड क्या होता है, वाइब्रोवाइड जो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक विशेष तरह की स्पेशल जो होती है स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो होते हैं फ्री RNA पाए जाते हैं। वाइब्रोवाइड और में खासकर खास कैटेगरी होती है कि इसमें फ्री RNA पाए जाते हैं और उसमें कोटिंग जो होती है नहीं पाई जाती है। तो इसमें देख लो वाइब्रोवाइड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये फ्री RNA होते हैं और उसमें कोई तरह की कोई कोटिंग नहीं होती है। दिख रहा है कहीं पर हैविंग द RNA विद प्रोटीन कोटिंग, गलत हो गया। फिर उसके बाद कर रहा है कि RNA हैविंग द विदाउट प्रोटीन कोटिंग, ये ऑप्शन जो हो गया 57 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद आया है 58, कर रहा है कि द ओवरी ऑफ द हाफ इंफीरियर। अब बताइए किसमें जो होता है ओवरी जो होता है वह हाफ इंफीरियर होते हैं। ठीक है। तो आप पता है आपको ब्रिंजल जो होता है, ब्रिंजल में जो ओवरी आप देखोगे तो उसमें जो होता है फुल इंफीरियर होता है, सनफ्लावर में होता है, सिर्फ मस्टर्ड जो होता है जिसमें हाफ इंफीरियर होता है। आप इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। फिर दिया गया कि एंजाइम ऑफ द एंटेरोकाइनेज हेल्प द कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज जो होता है इंटरकाइनेज, आप याद रखिएगा इसका जो हेल्प होता है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने में यूज की जाती है। किसमें, जब हमारे पास जब भी एंजाइम हमारे पास एंटेरोकाइनेज होता है, एंटेरोकाइनेज को प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एंटेरोकाइनेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, ये है ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर कितना, सॉरी एंजाइम प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड, नहीं ऐसा नहीं होता। टायरोसिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सॉरी 59 का ऑप्शन नंबर जो हो गया वो सेकंड हो गया। ठीक है। तो 58 में जो होता है इंफीरियर ओवरी, इसमें इंफीरियर ओवरी जो होता है, एक मिनट इंफीरियर ओवरी जो होता है वो मस्टर्ड में जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है, ब्रिंजल में भी सुपीरियर ओवरी होता है, सनफ्लावर सॉरी 58 पे जो होता है पाल्म नारियल जो होते हैं उसके अंदर जो है इंफीरियर ओवरी होता है। ठीक है।
और 59 का जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा जिसको हम लोग कहते हैं टायरेप्सिन और जो इनटू ट्रेप्सिन, यानी कि आपका 58 का फोर्थ ऑप्शन हो गया और 59 जो होता है वो सेकंड ऑप्शन। ठीक है। 60 का है कि मैच द ट्रॉपिकल लेवल विद देयर द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल ऑफ इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये जो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कर रहा है कि सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में किसको, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में किसको सेलेक्ट करते हैं, तो याद रखिए पहले देखें फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में हम लोग वल्चर को कैलकुलेट करते हैं, पढ़े हो ना। ट्रॉपिकल लेवल समझ में आता है। देखो सबसे बड़ा चीज क्या क्या है, ग्रास, सबसे पहला है ग्रास को खाता है रैबिट, और रैबिट को खाता है क्या चीज, ग्रास है, रैबिट है, वल्चर है, क्रो है। रैबिट को खाएगा क्रो और उसको खाएगा वल्चर। अब देखो सबसे लास्ट लेवल पर आ गया वल्चर, तो सबसे फोर्थ ट्रॉपिकल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ पर आ गया वल्चर, थर्ड पर आ गया क्रो, सेकंड पर आ गया ग्रास। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल जो होता है वो ग्रास होता है। नोट लो, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ग्रास, बस सी का फोर्थ, ठीक है। बस आ गया पहला ऑप्शन, देख लो ना। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ग्रास, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल रैबिट, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल रैबिट, सेकंड का थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ग्रास, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल ये, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल जो हो गया क्राउ, यानी कि, और लास्ट में क्या आ गया फोर्थ का फर्स्ट, और यहाँ पर फर्स्ट फोर्थ आ गया वल्चर, मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 60। तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटी डिड द मेंडल सेलेक्ट द पेयर व्हिच सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। आपको याद होगा कि मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया था, ठीक है। उसमें से 3 पेयर, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में 3 पेयर को कैलकुलेट करते हैं, एक्सेप्ट वन लिखा है ना, एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टरिस्टिक विद कंट्रास्टिंग। तो 7 पेयर में से एक निकाल दें, कितना बचेगा 6, तो 6 में 3 पेयर हो गया, तो कितना ऑप्शन, यहाँ पर जो हमारे पास कंट्रास्ट फीचर लिए थे, तो कुल मिला कितने लिए थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए थे। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक में क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, तो 7 एक का डोमिनेंट और 7 एक का रिसेसिव, तो कुल मिला कितना हो गया, 7 दूना 14। तो 14 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, फर्स्ट में 4, सेकंड में 2, थर्ड में 14, तीसरे में, चौथे में 8 है। तो कितने हो गए, 7 ट्रेड लिए थे, तो 7 में डोमिनेंट और 7 रिसेसिव, तो कुल मिला के कितने हो गए, 14 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14, ठीक है। 62 कह रहा है कि जब तक फॉलोइंग में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है, ओरिजिन, उसके बाद है कॉक्लिया। अरे वाह, ये जो है एयर के डायग्राम है, ठीक है, ईएनटी का डायग्राम है, और सबसे आसान क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है लोकेटेड ऑफ द बेसमल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पूरा डिफिनेशन है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है लोकेटेड एट द बेसलर मेम्ब्रेन, यानी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पहले का हो गया चौथा, लो ये मैच कराना, ठीक है, पहले का हो गया चौथा, मतलब 62 का ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड। बड़ा आसान बना दीजिए सर, ठीक है। करेक्ट विच वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली पॉल्यूशन टेक प्लेस, किस तरह की पॉल्यूशन होती है, तो साथ क्या करते हैं, पॉलिनेशन होती है, वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली, ठीक है। हाइकेंथ और वाटर लिली में जरा बताइए तो किस तरह की पॉलिनेशन इसके अंतर्गत होती है, वाटर लिली और, तो ये क्या है, वाटर लिली, हाइकेंथ और वाटर लिली, ये दोनों में जो पोलिनेशन की बात आती है, ठीक है, तो इसमें पोलिनेशन जो जनरली जो होता है वह किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा भी और विंड्स के द्वारा भी। क्योंकि इंसेक्ट जो होता है वह एक जगह से कुछ इस पर, जो कि वाटर लिली के प्लांट पर क्या करता है, बैठता है, और बैठ के क्या करता है, वो जाता है हाइकेंथ पे और जाकर वहां पर क्या करता है, पोलिनेशन करा देता है, और हवा के माध्यम से भी होता है। तो इसीलिए 63 का हो गया फर्स्ट। नेम द प्लांट ग्रो रेगुलर विच अपॉन sparing on the sugarcane crop increase the length of the stem, thus the increase the yield of the sugarcane crop। कह रहा है कि बताइए एक कौन सी ऐसी चीज, हम कौन सा इसमें एंजाइम यूज करेंगे जो कि क्या करता है, वो उसके लेंथ को भी बढ़ाता है और उसके हर चीज को डेवलपमेंट करता है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग यूज करते हैं तो जी फॉर ग्रोथ, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ग्रोथ, उसके स्टेम को ग्रोथ करना तो जी बरेली यूज करते हैं, जी फॉर ग्रोथ को करना है तो जीवन यूज करते हैं, ठीक है। फिर दे रहा है कि विच इन द लाइट रिएक्शन फोटोक्यूनिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, क्या होता है फोटोक्यूनिन में, सबसे बड़ा चीज आप याद रखिएगा कि इसमें जो होता है लाइट रिएक्शन, जब भी फोटोक्यूनिन फैसिलिटेट यूज करते हैं तो ये फोटोक्यूनिन हमेशा
फोटोसिंथेसिस सेकंड में, पीएस सेकंड में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? पीएस सेकंड में। अब इसमें आंसर ढूंढो कहाँ कहाँ पीएस सेकंड दिया है। सिर्फ एक में दिया है पीएस सेकंड, मतलब 65 का हो गया क्या? 65 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटर सब्सटेंस ग्रोइंग सीड डोरमेंसी। कौन सा ऐसा होता है जो कि क्या करता है? सीड डोरमेंसी को, विच इज नॉट एन इनहिबिटर सब्सटेंस ग्रोइंग द सीड डोरमेंसी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनहिबिट नहीं करता है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनहिबिट जो है नहीं करता? अभी हमने कहा कि ग्रो करना, इनहिबिट नहीं करना मतलब क्या? ग्रो करना है, पार्टिसिपेट करना। तो जो ग्रो करेगा वो जी से होता है, तो क्या होता है? जिबरेलिक एसिड। तो क्या हो गया इसमें? 66 का हो गया जिबरेलिक एसिड। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग द डीएनए और हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। बताना है कि कौन से एंजाइम है जो कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 67। तो याद रखिएगा, इसमें डीएनए लाइगेज ब्रेक डाउन करता है, डीएनए हेलिकेज ब्रेक डाउन, लास्ट में क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट करने के लिए क्या? आरएनए पॉलीमरेज चेन का रिएक्शन, पॉलीमरेज होता है जो क्या करता है? डीएनए हेलिकेज में, मतलब कि डीएनए की ओपनिंग करने में मदद करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ ड्यूरेसिस। अब जरा देखिए, देयर इज मोर वाटर रिप्रेशन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एडीएच। ये जो है आपका बिल्कुल 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 गलत है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ये जितना वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा एल्डोस्टेरोन के दौरान, जितना वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, उतना जो होगा वो डायूरेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जितना एब्जॉर्प्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, उतना ही क्या होता है? डायूरेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 66, 68 का ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड, ठीक है। 69 कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों में अंतर क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास फूड पार्ट, कितना फोटोसिंथेसिस में हम लोग फूड पार्टिकल्स को यूज करते हैं, वो होता है उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जीपीडी के नाम से जानते हैं। और जो यूज करने के बाद जो हमारे पास बच गया वो कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब यूज करें, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर देन लेस क्या करते हैं? मोर देन क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ग्रॉस का मतलब क्या? जितना हम लोग यूज किए, और नेट का मतलब क्या? यूज करने में जो बच गया। तो नेट हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो क्या होगा? सॉरी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये है आपका 69 का सेकंड नंबर, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जितना हम यूज करते हैं वो ग्रॉस है, और यूज करने जो बच गया वो कहलाता है नेट। तो ग्रॉस इज ऑलवेज क्या? मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये है आपका 69 का कौन सा ऑप्शन? सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि which of the following statement is correct ऑप्शन। आगे दिया है प्लेसेंटा, जोना प्लेसुडा, लीडिंग सेल। अब बताओ लीडिंग सेल क्या करता है? सबसे अच्छा आसान क्वेश्चन। आप पूरे रिप्रोडक्ट, जोना प्लेसेंटा हो गया, जोना प्लेसुडा हो गया, बोल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया, और क्या करते हैं? ये लीडिंग सेल हो गया। अब जरा ऑप्शन इसमें से ढूंढो और ऑप्शन को सोचो कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। अब जरा जोना प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा का काम क्या करता है कि एचसीपी, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन है जो का उस इसका ये रिलीजिंग फैक्टर के रूप में खासकर से ये क्या करते हैं? काम करते हैं। तो प्लेसेंटा जो होता है उसमें करता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, यानी एचजीपी जो होता है प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। अगर आपको भी नहीं याद है कोई बात नहीं, दूसरे में आओ। जोना प्लेसुडा, जोना प्लेसुडा क्या करता है? ये क्या है? जोना प्लेसुडा क्या है? ओवम सेल का बाहरी लेयर होता है, इसे कहते हैं ना ओवम ग्लैंड। जोना प्लेसुडा लेयर ऑफ द ओवम ग्लैंड, मतलब कि दूसरे का थर्ड। बोल्बोरेथ्रल ग्लैंड ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, पता है ना। आप जब देखोगे ये पेनिस यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये ग्लैंड पाए जाते हैं, बोल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता है? पेनिस जब स्ट्रिक्ट होता है तो ऐसे से सबसे पहले जो ल्यूब्रिकेशन के लिए फ्लूइड निकलता है, ये बोल्बोरेथ्रल ग्लैंड से फ्लूइड निकलता है। तो कम से कम वो तो आपको याद होगा। और लीडिंग सेल आपको पता है कि एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है लीडिंग स्पॉट। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा।
आगे दिया है स्टेरोबॉयलर या कोन्स इज फाउंड इन साल्वेनिया, पैट्रिस, मार्केंसिया और कीकोस। ये तो बेटा एकदम एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना इक्विसेटम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको कुछ तरह के कोई बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट लिए गए हैं। तो इक्विसेटम 71 का फोर्थ ऑप्शन। कह रहे हैं कि सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एट एंटायर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड जीवन स्टेज, दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑफ। ये मतलब जीवन जो जीरो स्टेज होता है वो कब खत्म होता है, यानी इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कब होती है, जरा खुद सोचो। जीवन स्टेज जो है उसका स्टार्टिंग जो होती है वो कब होती है। ठीक है, आप देखो, अगर आप साइकिल देखोगे तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो साइकिल है, ठीक है, जो डिवाइड होता है, तो सबसे पहले जो होता है वह एस फेज, सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो सिंथेसिस फेज, ठीक है, उसके बाद G1 फेज, फिर G2 फेज, और उसके बाद क्या होता है सिंथेसिस फेज, लास्ट में जो हमारे पास आता है M फेज। M फेज के बाद जो हमारे पास क्या करता है, जो मियोसिस हमारे पास जब खत्म होता है तब वहां पर रेस्ट फेज आता है। ठीक है, तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज और क्या हमारे पास M फेज। तो जो S फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज, जो रेप्लिकेशन के दौरान जो हमारे पास M फेज के बाद जो रेस्ट फेज होता है उसको लोग कहते हैं G0 फेज। तो हमेशा M फेज के बाद जो होता है वह G0 फेज आता है। ठीक है, फिर आगे दिया गया है कि appearance of the पेंगोनियंस एंड डॉल्फिन इज द एग्जांपल ऑफ, ये भाई एडिटिव रेडिएशन, कोगरेटिव रेडिएशन और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और नेचुरल सिलेक्शन। बताइए ये किसका एग्जांपल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फेल्फियन और ऑफ द पेंगुइन और डॉल्फिन, ये जितने भी होते हैं ये कन्वर्टेड इवोल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं कन्वर्टेड इवोल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन किसे कहते हैं, कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से जाता है और जाकर दूसरी जगह पर क्या करता है, रहकर वहां अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसे कहते हैं हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्या होता है कि जहां पर सबसे अधिक वो ऑर्गेनिज्म जहां पर डिकम्पोजिशन ज्यादा होती है वहां पर ये ज्यादातर डेवलप करते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का रूल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कन्वर्टिंग इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 कर रहे हैं कि which teaches between the two conjunctive base pair of 0.9 and the total number of base pair is equal to DNA is equal to कितना 66 10 to the power base pair the length of the DNA। आप जरा बताओ, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हम लोग आसानी से क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि लेंथ ऑफ द डीएनए इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ द डीएनए इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ क्या कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर और इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए और इनटू कितना दिया गया बेस पेयर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ये जो है आपका बेस पेयर दिया हुआ है। ठीक है, 9 से 10 टू द पावर 9 से गया, ये आ गया 2.241, करीब करीब डाटा जो होता है 2.241, तो ये करीब कितना 2.2 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका था। ठीक है, उसके बाद दिया गया 55 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड ईसीजी। अब आपको याद होगा कि जब आप देखोगे जब ईसीजी पढ़ोगे तो ईसीजी में हम लोग जब ग्राफ देखते हैं, ठीक है, तो आप जब देखोगे कि यहाँ पर पी क्यू आर एस जो आपको मिलता है, ठीक है, तो ये आपका होता है क्यू आर और ये है एस। ठीक है, तो जो क्यू आर एस स्टेज जो हम लोग को मिलता है वो जो होता है वो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हमारे पास पहले पोलराइजेशन, फिर उसके बाद तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं इसमें तो जो याद रखेंगे कि इसमें जब जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करता है
तब हमारे पास क्या करता है, अब डिपोलराइज होना शुरू होगा। पहले तो इंक्रीज करता और उसके बाद क्या करेगा, डिपोलराइजेशन की जो कंसेप्ट आती है वहां पे क्या करता है, वेंट्रिकल जब डिपोलराइज होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्यूआरएस कोड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्यूआरएस कोड रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड। मैच द फॉलोइंग कलर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इओसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। आप जरा बताओ कौन सा ऐसा होता है जो इसमें से इम्यून रिस्पॉन्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है? कौन सा होता है जो फैगोसाइट में काम करता है, रिलीज, हिस्टाडीन, रिप्रोडक्टिव। ये दो तो आपको याद होगा, कम से कम फैगोसाइट्स तो आपको अच्छे से याद होगा कि कौन जो होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो फैगोसाइट में यूज करते हैं, न्यूट्रोफिल जो होता है वो फैगोसाइट में यूज की जाती है। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो होता है वह इम्यून रिस्पॉन्स में यूज की जाती है। तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स। हो गया आपका सेकंड फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया पहला। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एडेनिन पेयर एंड विद थायमिन एक्स 0 पॉइंट बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसके बाद से क्या है कि एडेनिन पेयर ऑफ द थायमिन थ्रू द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद एडेनिन पेयर ऑफ द थायमिन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एडेनिन डज नॉट पेयर विद द थायमिन। एक क्वेश्चन है कि एडेनिन पेयर ऑफ थायमिन थ्रू द हाइड्रोजन टू बॉन्ड। आप इसको याद रखेंगे, आपको तो सबसे ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एडेनिन पेयर ऑफ द थायमिन विद थ्रू द टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है एडेनिन पेयर तो 3 हाइड्रोजन नहीं, गुआनिन और साइटोसिन 3-1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होता है। और एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल एडेनिन थायमिन साथ होता है। ठीक है, तो दो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 78 द सीक्वेंस ऑफ द कंट्रोल द कॉपी ऑफ द नंबर ऑफ लिंकेज डीएनए विद द फैक्टर इज टर्म एज इज कॉल्ड ओरिसाइट। ध्यान रखिएगा, जहां पे क्या करते हैं, कॉपी बनाई जाती है वेक्टर डीएनए का, वही साइट उसकी कहलाती है ओरिसाइट। ठीक है, वहां पे सीक्वेंस क्या करते हैं, नया चेंज होता है, वहीं से कॉपी बनाना हम लोग शुरू करते हैं। ये फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओ का जाके फ्रेगमेंट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जहां से आपका क्या करते हैं, सीक्वेंस बनना शुरू होता है, लिंकेज बनना शुरू होता है, उसको करते हैं ओरिसाइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेसिक एमिनो एसिड ऑफ द फॉलोइंग। अब बताओ कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है, आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा, आप इसमें बेसिक एमिनो एसिड, ये आपको भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये इसी क्वेश्चन को उठाकर आप इस बार मेडिकल में केमिस्ट्री में पूछा गया था। याद रखेंगे, जिस स्ट्रक्चर में 2 एमीन ग्रुप होगा वह जो होगा वो बेसिक एमिनो एसिड होगा, बाकी जिसमें एक एमीन ग्रुप होगा वो हमेशा एसिडिक एमिनो एसिड होगा। ये इस केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखना 79 जो क्वेश्चन है उसमें लाइसिन जो होता है इसमें 2 एमिनो ग्रुप होता है। हम केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए हैं और वहां डिफिनेशन भी लिखवाए हैं। ठीक है, तो लाइसिन जो होता है उसमें बेसिक एमिनो एसिड होता है। ठीक, मैच द फॉलोइंग कॉलम, सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज। अब बताओ पैनक्रियाज, आप इसको अच्छे से छोड़ सकते हो। पैनक्रियाज क्या करता है, अगर आपको पैनक्रियाज की कंडीशन अगर याद होगा तो आपको थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। बताओ पैनक्रियाज, पहला चीज दिया है पैनक्रियाज। ठीक है, अब बताओ पैनक्रियाज में क्या फंक्शन होता है। पैनक्रियाज पता है ना, पैनक्रियाज जो होता है, अगर पैनक्रियाज में वो क्या करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, तो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो पैनक्रियाटिक डिजीज है। तो डायबिटीज मेलाइटस कोई है, डी का सेकंड कौन कौन सा है, ये पहला है और ये दूसरा, मतलब कि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा तो आपका कट गया, इसके बाद दूसरे में ढूंढो। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ये खास करके पीए पर्सनल असिस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, आप इसको याद रखना, पर्सनल असिस्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा एडिशन डिजीज को कॉज करता है, पर्सनल एटिस। तो यहां से हो गया आपका पहला का फोर्थ,
बाकी आप तो याद कर ही रख सकते हो, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसेफिलस, डायबिटीज इंसेफिलस जो होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 का है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। उसमें दिया गया है ग्लूकोक्राइड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि ये जो होता है स्टिमुलेट नहीं बल्कि एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेन एसोसिएटेड विद द हाइपोपोलिसीमिया नहीं बेटा, ये एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये गलत हो गया। इंसुलिन एक्ट एज द पैंक्रियाटिक सेल एडेप्टर, ये बिल्कुल पैंक्रियाटिक सेल का काम करता है, तभी तो डायबिटीज मेलाइटिस पर क्या करता है, इफेक्टिबल होता है, ठीक है। इंसुलिन एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका कौन सा, 81 का ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड, ठीक है। सॉरी 81 का ऑप्शन नंबर जो हो गया, देखो ग्लाइकोजेन एसोसिएटेड विद द, ग्लाइकोजेन एसोसिएटेड विद द ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं बेटा, ये स्टिमुलेट नहीं करता है। ग्लाइको हमें लगा ना, ग्लाइकोजिनोसिस हमने पढ़ा, यहाँ ग्लाइकोनियोजेनेसिस लिखा है, हमें लगा कि ग्लाइकोजेनेसिस की बात कर रहा है, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, इससे स्टिमुलेट नहीं करता है। ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 71 ग्लाइकोजेनेसिस विद द हाइपोग्लाइसेमिया ये सही है, इसलिए 81 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, इसको तो बेटा आपको रट जाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है वह एनिमल के अंदर काइलोजन फाइबर्स पाए जाते हैं, तो काइलोजन प्रोटीन जो होती है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। आगे है 83 है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोफिल थ्योरी डन बाय द, बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा, ये मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। 84 द फॉलोइंग कॉलम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आगे दिया गया फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, एक्रोमियर। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, जब आप पढ़ोगे क्या होता है, फ्लोटिंग रिब जो होता है वह सेकंड और बिटवीन द सेकंड कहां पाया जाता है, फ्लोटिंग रिब्स, बताओ तो थोड़ा सा। जो फ्लोटिंग रिब वो होता है जो एक्सटर्नल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, ठीक है। तो क्या हो गया पहले का चौथा ऑप्शन, यानी कि फ्लोटिंग रिब जो एक्सटर्नल से कनेक्टेड नहीं होते हैं उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 84 का ऑप्शन नंबर आपका आ गया लास्ट, ठीक है। 84 का ऑप्शन नंबर आ गया लास्ट। 85 क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल फोटोसिंथेसिस द टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइक्लिक। ध्यान रखेंगे इसमें जितने भी साइक्लिक फॉर्मेशन जो होता है वह खासकर कितने कितने लेवल पर होता है, इसमें सिर्फ वन जो होता है वन टर्न होता है यूरिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। एक साइकिल सिर्फ जो होता है फॉर्मेशन होता है। फिर दिया गया डिसलोकेशन ऑफ द सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग ये जो होता है वह पैक्टिन जाइगोटिन, ये डिप्लोटिन के दौरान जो होता है वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड द एकालोरेटेड एनिमल क्लासिफाइड बाय द, इसे हम लोग कहते हैं क्रेटोफोर पॉलीहेलमिंथिया। आपको का कुछ ये डायरेक्ट आंसर आपके हैं कि पॉलीहेलमिंथिया के अंदर जो होता है वह एक्सपेंपाइड रहता है। 88 करें कि द बॉडी ओवल फ्यूज विद द फैक्युलेटेड, ये फैक्युलेटेड बॉडी के जो फ्यूज होती है वह आपका जो होता है खास करके हीलियम, जो हीलियम जो होता है, हीलियम जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल नहीं होता न्यूक्लियस में, इसमें जो होता है हीलियम जो होता है जहां पर ये क्या करते हैं आपस में ओवम जो होता है फ्यूज करके फ्यूनिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखेंगे हिल्लम जो होता है वो बेसिक मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट के पास होता है, वही आगे तक क्या करते हैं पूरे फेन्यूकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 89 गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाइड फ्रॉम द क्या है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। शुरू में पहले ही लेक्चर में पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कोलुमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो गॉबलेट सेल का फॉर्मेशन करते हैं, हमने पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन लिखवाया भी है, ठीक है। और लास्ट में है कि सो द ब्लाइंडनेस एंड पैरासिटिक रीजन ड्यू टू, क्या वजह होती है इसके पास, तो कह रहा है कि फ्रीजिंग ऑफ द फ्लूइड आई लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। लग रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू हाई, एक मिनट कह रहा है कि फ्रीजिंग ऑफ द फ्लूइड आई बिलो द, ये कौन सी बात, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये थोड़ा हो जाएगा कि ब्लाइंडनेस हो जाएगा, स्लो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू हाई यूवी रेडिएशन, इन्फ्लामेशन जब होगा कॉर्निया का तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लाइट जो होगी पूर्ण रूप से नहीं पहुंचेगी, जिसके चलते क्या होगा कि हमें
कम लाइट पे हमें दिखाई नहीं देगा। इसको हम लोग कहते हैं आपको क्या, सो ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में खासकर इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन। ये है आपका 90 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरी क्वेश्चन जो है वह कवर कर दी गई। ठीक है, हम लास्ट वीडियो थोड़ा फास्ट बताए हैं क्योंकि थोड़ा समय की कमी है और बहुत लेट हो गया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर दिए। इसमें सारे क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी थैंक यू सो मच। आप बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की दी गई लेक्चर, वहाँ आपको पूरी क्वेश्चन एक एक करके डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है।